नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए कार्यक्रम में जिसमें हम चर्चा करेंगे कानूनी प्रक्रियाओं की, लीगल मुद्दों की। और इस समय जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, इस देश में एक सबसे बड़ा मुद्दा है अतुल सुभाष आत्महत्या का। जिस तरीके से एक आईटी इंजीनियर, एक एआई इंजीनियर जो बैंगलोर में रहते थे, उन्होंने आत्महत्या की, एक बड़ा सुसाइड नोट लिखा, एक डेढ़ डेढ़ घंटे का वीडियो बनाया और तमाम तरीके के जिस तरीके के बातें उन्होंने कही उन बातों ने पूरे देश को झंझोड़ कर रख दिया और एक बार फिर सवाल उठने लगे इस देश में जो कानूनी प्रक्रियाएँ हैं, डिवोर्स को लेकर जो उससे जुड़ी धाराएँ हैं, जो तमाम चीज़ें हैं उसको लेकर। इस पूरे मामले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी जी। और शशांक जी का स्वागत है हमारे भारत लोक के इस नमस्कार सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, बहुत-बहुत धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम में। तो सर वो खबर तो आपने सुनी ही होगी अतुल सुभाष की जिसने पूरे देश को जिस तरीके झंझोड़ के रख दिया और तमाम उसमें कई चीज़ों का खुलासा हुआ जिसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं, कई लोगों के मन में कुछ बातें हैं जो उभर कर आ रही हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन सर सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जब एक पति-पत्नी डाइवोर्स लेते हैं तो वो उसकी शुरुआत किस तरीके से होती है? कानूनी प्रक्रिया क्या होती है? शुरुआत में क्या किया जाता है? जी सर। देखिए डाइवोर्स का 2 प्रोसेस है हमारे यहाँ। यदि म्यूचुअल कंसेंट से मतलब यदि पति और पत्नी दोनों को डाइवोर्स चाहिए, तो फिर उसके लिए एक म्यूचुअल कंसेंट से एक एप्लीकेशन पति और पत्नी दोनों की ओर से फैमिली कोर्ट के जज को देना होता है और उसमें एक इंक्यूबेशन पीरियड 3 महीने और फिर 3 महीने और मतलब 6 महीने का एक इंक्यूबेशन पीरियड लगाया जाता है, जिसमें कंसर्न कोर्ट जो है तलाक अलाउ कर देती है। परंतु ये तो म्यूचुअल कंसेंट से तलाक की बात हो गई। परंतु जब पति और पत्नी के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है और स्पेशली पत्नी को डिवोर्स चाहिए होता है, तो पत्नी डिवोर्स के साथ-साथ मेंटेनेंस, एलिमनी और उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस के साथ 3-4 मुकदमे दाखिल करती है। इसमें पति के पास इन मुकदमों में जवाब देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं होता है। तो निश्चित तौर पर ये जो प्रॉब्लम आई है, ये वाली अभी अतुल सुभाष वाली, ये आपको मैं जैसे एज ए बीइंग प्रैक्टिस करते हुए 22 सालों की वकालत करते हुए, ये हर मामले में बिल्कुल सेम इसी तरह की घटनाएँ हो रही होती हैं, जब पत्नी डिवोर्स चाह रही होती है और पति डिवोर्स नहीं चाह रहा होता है। एक बार जब कोई भी लेडी अदालत जाती है या अपने पति और पत्नी के बीच के डिस्प्यूट को लेके जाती है, अदालत में या किसी महिला संगठन के या अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ, तो उनके साथ वकील डिवोर्स के साथ-साथ 2-3 और मुकदमे करने के लिए एडवाइस करते हैं या महिला संगठन। तो उसमें 2-3 अन्य मुकदमे जिससे कि लड़के के परिवार के ऊपर दबाव बनाया जा सके और उसको बार्गेनिंग के लिए उस दबाव को इस्तेमाल किया जा सके। अतुल सुभाष का जो मामला है इसका बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है, परंतु यह टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि बिल्कुल ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये अतुल सुभाष के मामले में, लगभग सारे मामलों में इस समय यही प्रक्रियाएं चल रही हैं। यदि पत्नी को डिवोर्स चाहिए, उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो पत्नी डिवोर्स के साथ साथ डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा करती है, उसके बाद वो एलिमनी की मांग करती है और उसके बाद पति के घर के लगभग सभी जिम्मेदार सदस्य पत्नी की ओर से दाखिल किए मुकदमे में अपोजिट पार्टी बन जाते हैं। तो जब हमारे यहाँ संविधान में आर्टिकल 14 के तहत हर प्रकार की समानता सभी को दी गई और अभी वर्तमान समाज में जो समानता के अधिकारों की बात हो रही है, वह जब सभी को उपलब्ध है, तो निश्चित तौर पर इसमें पति और पत्नी जो एक गाड़ी के दो पहिए हैं, यदि उनमें कोई भी विवाद होता है, तो उसको स्त्री और पुरुष के बीच के विवाद को न हो करके न्यायालय उसमें स्त्री को बहुत सारे प्रिविलेज दे करके और पति को एकदम कल्प्रिट मान करके मुकदमे स्वीकार करती है। पुलिस भी यही करती है, समाज भी यही करता है, जिसकी परिणति अभी अतुल सुभाष के मामले में हम लोगों को देखने में आ रही है। जी सर। जी। आपने सर बताया कि जो पुलिस होती है और न्यायालय होता है, वो कहीं न कहीं एक तरीके से वहाँ पर प्लस पॉइंट या फ़ेवर जो रहता है, वो महिला के पक्ष में रहता है। इस तरीके से जैसे जी। पति के ऊपर तमाम प्रकार के धाराएँ लिखवाई जाती हैं डाइवोर्स लेने के लिए, तो ऐसे में जो पुरुष पक्ष है, जो पति का जो पक्ष है, वो ऐसे मामले में क्या करे? वो देखिए।
उसका 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 अगला कानूनी कदम क्या होता है? उसको किस तरीके देखिए से कोर्ट में रिएक्ट करना चाहिए? ये एक बहुत गंभीर प्रश्न है और हम लोगों के पास भी जब पति और पत्नी के डिस्प्यूट के मामले आते हैं, तो आपको बताऊं हम लोगों के पास मतलब एक कानून के जानकार व्यक्ति के पास भी पति और पत्नी के बीच के विवाद में जानते हुए कि पति निर्दोष है, पति की सीमाएं क्या हैं, हम लोग उनकी कोई बहुत ज्यादा मदद करने की स्थिति में नहीं होते हैं। मतलब अगर आप पति की तरफ की वकालत कर रहे होते हैं, तो आप बहुत विशेष उसके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि पत्नी के पक्ष के सारे कानून इस्टेब्लिश किए गए हैं। मतलब पुलिस, पब्लिक, जज, जुडिशरी, हमारा संवैधानिक व्यवस्था जो आर्टिकल 14 में समता का अधिकार तो दिया गया, परंतु स्त्री और पुरुष के बीच में विभाग कर दिया गया। जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय के में बांटते बांटते हमारे समाज को स्त्री और पुरुष में भी बांट दिया गया। और भारत का जो समाज है वो बहुत सहिष्णु समाज है। यहाँ का मूल सिद्धांत है यत्र नारस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। तो हमारे यहाँ तो स्त्री की पूजा हजारों वर्षों से होती आई थी, लेकिन जिस प्रकार से कानून बनाने की जल्दीबाजी की गई और एक विशेष प्रकार से 2-3 कानून अलग अलग समय पर बनाकर महिलाओं को ज्यादा प्रिविलेज दे दिया गया, उससे पति और पत्नी के बीच के डिस्प्यूट बहुत ज्यादा हावी होने लगे। आपको बताऊं, आप लोग खुद भी समाज के ही किसी न किसी वर्ग से आते हैं। एक लड़की जिसके पिताजी उसके लिए शादी खोजने निकलते हैं, तो अपने से उच्च क्लास के वर्ग के यहाँ जाते हैं शादी करने के लिए और लड़का एम्प्लॉयड खोजते हैं और उसके यहाँ शादी करते हैं। लेकिन लड़कों के यहाँ परंपरा एम्प्लॉयड लड़कियां खोजने की नहीं है। तो जब आप एक विभाजन की बात करते हैं, तो पुरुष के पास सबसे पहले तो आप तब जाते हैं जब शादी करनी होती है बेटी की, और उसके बाद उसके ऊपर आरोप लगाते समय पूरा लड़की का परिवार मिलकर के लड़के के पूरे परिवार को फंसा देता है। उसके बाद प्रक्रिया शुरू होती है बार्गेनिंग की, जिसमें पुलिस, जिसमें महिलावादी संगठन, इवन जौनपुर की घटना में आपने जज साहब की भी इन्वॉल्वमेंट को देखा, इवन न्यायिक कर्मचारियों की भूमिका संदिग्ध होती है। और ये सब कुछ होता क्यों है कि लड़की को ज्यादा से ज्यादा पैसा पति पक्ष से दिला दिया जाए और उसमें एक प्रकार का बंदर बाट हो जाए। तो जो एलिमनी की बात हो या तलाक के पैसों की बात हो, उन विषयों को न्यायालय को पुरुष और स्त्री को बराबर रखते हुए काम करना होगा। और यदि इस प्रकार का काम न्यायालय नहीं करेगा, संवैधानिक व्यवस्थाओं में यदि हमारी कार्यपालिका इस तरह के कानून नहीं बनाएगी, तो आप ये समझिए कि पारिवारिक जो सामाजिक व्यवस्था है वह बिल्कुल टूटने के कगार पर इस तरह की घटनाओं से पहुंच गई है। और बिल्कुल हम सर। लोग वकालत करते हुए इस तरह की घटनाओं को प्रतिदिन देखते हैं और महसूस करते हैं। सर जैसे 498 ए कानून का जिक्र किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कल एक बात भी कही है, ऐसी और कौन सी धाराएं हैं जो डाइवोर्स केस में जो महिला का पक्ष है, जो पत्नी का पक्ष है, उसे पति के पक्ष के ऊपर लगाया जाता है? देखिए 125 सीआरपीसी का एक प्रावधान है स्पेशली एलिमनी के लिए कि पत्नी को मेंटेनेंस दिया जाएगा, वो पति के ऊपर आश्रित होती है। तो देखिए पति के ऊपर यदि आश्रित है तो मेंटेनेंस की भी एक सीमा होती है, क्योंकि पति की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, माँ बाप के प्रति, समाज के प्रति, बहन के प्रति, भाई के प्रति। लेकिन न्यायालय इस प्रकार से एलिमनी की रकम 125 सीआरपीसी में और घरेलू हिंसा में डिसाइड करते हैं, घरेलू हिंसा अधिनियम जो अभी लागू किया गया है, कि पति को सिर्फ पत्नी के प्रति लायबल माना गया है और पत्नी के ही अधिकारों का, उसकी सुरक्षा का, उसके संसाधनों का, उसके सुख साधन और वैभव का इंतजाम करना पति की ही जिम्मेदारी है। जब कानून में पति और पत्नी दोनों को बराबर के अधिकार दिए गए, स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर का नजरिया दिया गया, तो एलिमनी की मांग पत्नी को पति से ही क्यों करनी चाहिए? ये देखिए, ये जो कानून बनाया गया मेंटेनेंस का, और मेंटेनेंस के बाद जो दहेज उत्पीड़न की बात करके जो दहेज के रकम की वापसी की बात की गई, जो पैसे दिए गए उससे कई गुना ज्यादा पैसों की मांग जब की जाती है, तो फिर ये कानून चाहे 125 सीआरपी हो, चाहे 498 ए हो, इवन मैं आपको बताऊं कि ये इसके अलावा आईपीसी की जितनी धाराएं हैं उनका भी इस्तेमाल पत्नी का पक्ष मतलब स्त्री पक्ष के अधिवक्ता पुरुष की मतलब पति के ऊपर करते हैं। और इसमें पूरी न्यायिक व्यवस्था, पूरी पुलिस व्यवस्था
लड़की के द्वारा लगाए हुए आरोपों को स्वतः सिद्ध मान लेती है, और उसके बाद उसको सही साबित होने का भार पुरुष के ऊपर होता है, जो कि कानून के मूल सिद्धांत के खिलाफ है। मतलब कानून का सिद्धांत यह है कि आरोप जो लगाएगा साक्ष्य उसको ही देना होगा, लेकिन पति और पत्नी के बीच के जो डिस्प्यूट है उसमें आरोप लगाने का तो कम पत्नी करेगी और उसके घर वाले करेंगे, लेकिन पति की बहन, पति के जीजा और पति के बुआ, पति के फूफा और पति के माँ बाप, चाहे उनकी एज कोई भी हो, चाहे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी हो, सबको न्यायालय के नजरिए में मतलब अभी तो जो भारतीय न्याय संहिता हो गई है उसकी भी सारी धाराओं का इस्तेमाल पति पत्नी के बीच के विवाद में कर दिया जाता है। सर, इस कानून से जिस तरीके से आप बता रहे हैं धाराएं लगती हैं, तो उससे तो कई सवाल जो है वो न्यायिक प्रक्रिया पर और न्यायिक व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था पर खड़े हो रहे हैं कि पति के पूरे परिवार को इसमें लिप्त कर दिया जाता है। तो ये इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, यह भारत का कानून बनाने वाले लोगों की बहुत बड़ी भूल है, जिसमें भारत में कानून बनाते समय उसके दुरुपयोग की सीमाओं का ध्यान नहीं रखा गया, बदलती हुई परिस्थितियों का ध्यान नहीं रखा गया, बदलते हुए सामाजिक परिवेश का ध्यान नहीं रखा गया, और स्त्री और पुरुष के बीच में जो इस समय रेस चल रही है और जो स्वच्छंदता समाज में विराज रही है, उन चीजों का ध्यान नहीं रखा गया। तो निश्चित तौर पर इस खुले समाज में जब पति और पत्नी के बीच किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, इसीलिए हम लोगों ने कुछ दिनों पहले ये मांग भी की थी कि इस तरह की जो भी पति और पत्नी के बीच के डिस्प्यूट हो, उसका जो समाधान है वो न्यायालयी व्यवस्था से न होकर पंचायती व्यवस्थाओं से होना चाहिए। कुछ पति के पक्ष से, कुछ पत्नी के पक्ष से लोग, और एक जुडिशियल अधिकारी की तरह का कोई व्यक्ति जो समाज में काम करने का जिसका अनुभव हो, वो बैठे और मैरिटल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर्स बनाए जाने चाहिए, और उनकी जो विजिटिंग हो वो स्त्री और पुरुष के घर तक होनी चाहिए, और उसका निस्तारण जो है समता और समानता के सिद्धांत के आधार पर होना चाहिए, जो कि आर्टिकल 14 भारतीय संविधान का मूल तत्व है। परंतु जिस प्रकार के रिजोल्यूशन सेंटर्स बनाए गए हैं वर्तमान में, पूर्व के कानूनों के अनुसार भी वह सिर्फ स्त्री को ऊपर के पावदान पर और पुरुष को नीचे के पावदान पर रख के निश्चित तौर पर विभेदकारी, विभाजनकारी है, और जिसका दुष्परिणाम समाज को अब देखने में आ रहा है। सर, जिस समय ये कानून बनाए गए, जैसे 498 ए कानून है, और अगर हम देखें हमारे समाज में, जो हमारा समाज जो है वो पुरुष प्रधान समाज रहा है, लेकिन जब ये कानून बनाए गए कहीं ना कहीं तो इनकी जरूरत महसूस हुई होगी कि हाँ, ऐसी चीजें हमारे समाज में हो रही हैं, महिलाओं का शोषण उस तरीके से हो रहा है। तो वो जब वो कानून बनाए गए उस समय तो कुछ ना कुछ सोचा गया होगा ना सर। हम एक तरीके से उसको बिल्कुल गलत नहीं नकार सकते ना। देखिए, जैसे इंडियन पीनल कोड जो बना था, जिसमें 498 की धारा और उसके बाद में दहेज उत्पीड़न की धारा 498 ए जोड़ी गई, या पत्नी की ससुराल में मृत्यु 304 बी जोड़ा गया, वो निश्चित तौर पर कुछ मामलों में तो ठीक है, लेकिन अगर उसकी जांच न करके उस पर सीधे सीधे एक, यदि स्त्री की मृत्यु किसी भी वजह से हो जाती है ससुराल में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ससुराल के लोगों ने मार दिया, तो उसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, और जांच साबित न होने तक पति के पक्ष के लोगों को, क्योंकि अगर हम स्त्री के अधिकारों की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर पति की माँ भी स्त्री है, पति की बहन भी स्त्री है, पति के छोटे भाई की पत्नी भी स्त्री है, और पति के घर के और लोग भी स्त्री हैं। तो एक पति और पत्नी के बीच में जब कोई शादी का संबंध बनता है, तो निश्चित तौर पर वह संबंध आपसी सहमति और सामंजस्य के आधार पर बनता है। तो ये कभी कभी तो ये डिस्प्यूट हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान समय में आप देखेंगे कि इस डिस्प्यूट के आधार पर समाज में पुरुष, मतलब पति के परिवार की महिलाओं के भी, जैसे सास के, ननद के, इनके भी उत्पीड़न का एक पूरा साधन बन गया है यह कानून। इसलिए इस कानून की जो आवश्यकता उस समय के समाज को थी, मतलब आज के 50 साल, 60 साल, 70 साल पहले के समाज को थी, निश्चित तौर पर अब समाज को नहीं है। कोई भी कानून जो बनाया जाता है वो समाज की तात्कालीन परिस्थितियों के अनुसार उसमें बराबर परिवर्तन होते रहे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिस प्रकार से पति और पत्नी के बीच के डिस्प्यूट के कानून भारत में बने हैं, वैसे पूरी दुनिया के किसी भी देश में ऐसे कानून नहीं बनाए गए हैं। पूरी दुनिया में
एलिमनी नाम के किसी भी कोई व्यवस्था नहीं की गई है पति पत्नी के डिस्प्यूट के बीच में। यदि पत्नी को पति के घर के बाहर रहना है तो पत्नी को अपने एलिमनी की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। और सर जब मेरा सवाल हमसे आप एलिमनी दिलवाते हैं पति से, तो निश्चित तौर पर स्त्री पक्ष के लोगों को उस लड़ाई को लड़ने के लिए एक हथियार के रूप में हमारा ही पैसा इस्तेमाल होता है, जिसको अतुल सुभाष ने कहा है कि मैं जी कर क्या करूंगा, मेरे जीते जी मेरी कमाई हुई संपत्ति मेरे दुश्मनों के हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रही है। और यही पूरे समाज की सच्चाई है। जी सर, मैं आपने ये जो बात कही एलुमनी वाली और तमाम चीज़ें, जब कोर्ट जो मेंटेनेंस डिसाइड करता है कि जब पति जो है वो पत्नी से अलग होगा, क्योंकि हमारा जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ पर अधिकतर रूप से हम देखते हैं, मतलब मैक्सिमम अगर गाँव के केसेस में और तमाम मिडल क्लास में देखा जाए तो पति कमाता है, पत्नी नहीं कमाती है। तो नहीं, ऐसे में वो अब क्या एक मिनट, मेरा जरा सा इस पर आपत्ति है, मेरी जरा सा आपत्ति है। एक पत्नी पति के पास आती है पति के 25 साल 26 साल 28 साल होने पर, लेकिन उस पति की जिम्मेदारी उसके मां के प्रति भी है, उस पति की जी, जिम्मेदारी अपनी बहन के प्रति भी है जिसकी शादी करनी है, उस पति की जिम्मेदारी अपने भाई के प्रति है जिसकी पढ़ाई करनी है, उसकी जिम्मेदारी अपने माँ और बाप के प्रति, बूढ़े माँ और बाप के प्रति है जिसका इलाज करना है। लेकिन जब जब मैं हर मामले की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ मामलों में जब स्त्रियां आती हैं ससुराल में तो वो पति की सारी संपत्ति को अपना पूरा अधिकार समझती हैं, तो वो विवाद का विषय वहीं से शुरू होता है। और जब स्त्री कहती है कि तुम अपने अपने बूढ़े माँ बाप को, अपनी कुंवारी बहन को, अपने पढ़ते हुए भाई को छोड़कर या तो मेरे साथ रहो या अपने बूढ़े माँ बाप को ऑर्फनेज में भेज दो, अपने भाई को हॉस्टल में भेज दो, अपनी बहन का किसी से भी जल्दी से देख के शादी कर दो, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, तो उस पुरुष के अधिकार की चर्चा क्यों नहीं समाज में होती है? उस पुरुष के बूढ़े माँ और बाप के अधिकार की चर्चा भी होनी चाहिए। हमारे संविधान में इसका प्रावधान भी होना है, लेकिन कानून बना करके इसका प्रावधान नहीं किया। तो निश्चित तौर पर जब सेपरेशन की मांग लड़की करती है तो अपने आर्थिक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी भी उस स्त्री या उसके परिवार की होनी चाहिए। यदि पति जी। तलाक की बात करता है तो निश्चित तौर पर एलिमनी दी जानी चाहिए, निश्चित तौर पर कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। लेकिन एक बेंगलोर में नौकरी करता हुआ व्यक्ति जिसको साल भर में सिर्फ 23 छुट्टियां मिलती है, उसको 100 से ज्यादा केसेस लगा करके 365 दिन में उसको जौनपुर बुलाया जाता है और 1 करोड़ रुपए की मांग से शुरू हुआ मामला 3 करोड़ 4 करोड़ और 5 करोड़ रुपए तक आता है। यह सर मेरा ब्लैकमेलिंग सवाल नहीं है। सर मेरा सवाल इसी पे है सर, जब कोर्ट डिसाइड करता है कि मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए, तो उसके पीछे फॉर्मूला क्या होता है? जैसे हमने सुना इस मामले में जो तथ्य सामने आए कि 84,000 उसकी तनख्वाह थी और अतुल सुभाष जी की तनख्वाह 84,000 थी और उनसे 40,000 रुपए मेंटेनेंस ले लिया गया उनके बच्चे के नाम पर, हम्म जबकि उनकी जो पत्नी थी वो भी कमाती थी, वो भी आत्मनिर्भर थी। तो ऐसे में क्या फॉर्मूला है जिससे देखिए कोर्ट ये मेंटेनेंस इस डिसाइड करता है? बेसिकली फार्मूला जो है, यदि पत्नी कमाती नहीं है या पत्नी के पास आय का कोई साधन नहीं है तो पति की आय से उतना पैसा जिससे उसकी लाइवलीहुड ठीक से चल सके वो पत्नी को दिया जाना चाहिए। लेकिन पति इस मामले में पति के अधिकार को पूरा वायलेट किया गया और पत्नी को कमाते हुए भी 40,000 रुपए मंथली देने का प्रावधान किया गया। ये बिल्कुल गलत था, इसमें जुडिशियल अधिकारियों की भी मिलीभगत रही और इस मामले में 4 साल के बच्चे को लेकर, 4 साल का बच्चा था, मात्र 4 साल के बच्चे का 40,000 खर्च कैसे हो सकता है? ये भी सवाल, बड़ा सवाल जो है सर वो यहाँ मेरा पे उठ रहा है। मेरा मेरा बस एकमात्र कहना है कि यदि पत्नी ने जुडिशियल सेपरेशन की मांग की तो पति को इसके लिए कोर्ट को कंपेल नहीं करना चाहिए। यदि पत्नी ने जुडिशियल सेपरेशन की मांग की और पत्नी सक्षम है तो कोर्ट को ये एलिमनी नहीं अलाउ करनी चाहिए थी और इतने ज्यादा नजदीक के डेट नहीं लगाए जाने चाहिए थे, क्योंकि फैमिली कोर्ट के मामलों में 2 से 3 महीने में एक डेट लगती है, लेकिन जिस तरह से एक साल में 100 से ज्यादा तारीखें लगाई गई, इसका मतलब है कि जुडिशियल अधिकारियों की, उस न्यायालय के कर्मचारियों की मिलीभगत भी इस मामले में निश्चित तौर पर थी। तो जी जब सर। जुडिशियल सेपरेशन की बात पत्नी करती है तो उसको एलिमनी नहीं दी जानी चाहिए और अगर पत्नी सक्षम है सर तो उसको एलिमनी दिए जाने का सर कोई म्यूट कर लीजिए प्रावधान ही अब। नहीं है। जी सर। सर पीछे आपके साउंड बज रहा है, इसको म्यूट कर दीजिए। जी जी।
जी भाई। जी सर, आपने जो ये बात कही कि इतनी बार उनको बुलाया गया कोर्ट में, सर फिर तो सवाल जो है वो न्यायिक व्यवस्था पर भी उठने चाहिए जिस तरीके से जो पैसा बिल्कुल, इस दिलवाया मामले की गया। पूरी प्रॉपर इस मामले की पूरी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। और इस मामले की ही नहीं, इस तरह के जितने भी मामले पूरे देश भर की जितनी कोर्टों में विचाराधीन है, उस तरह के सभी मामलों की रिपोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय को मंगानी चाहिए। और भारत के संविधान पर इस पर चर्चा होनी चाहिए। और भारत की संसद में इस पर एक सत्र बुलाया जाना चाहिए 2 या 3 दिनों का। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को लेटर लिख करके इस बात की मांग करेंगे कि इस तरह के जितने मामले पूरे देश भर की अदालतों में विचाराधीन है, उन सारे मामलों की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट मंगाए, भारत की संसद मंगाए। और इसमें महिलाओं के पक्ष के द्वारा, मैं स्त्री की बात नहीं कर रहा हूं, स्त्री पक्ष के द्वारा, उसमें पुरुष भी और स्त्रियां भी हैं, पुरुष पक्ष के ऊपर जिस तरह के फर्जी मुकदमे दाखिल कराए गए, उनकी पूरी जांच हो। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, जो लोग इस तरह के षड्यंत्र में शामिल हो, प्रॉपर तरीके से उनके खिलाफ फर्जी मुकदमे करने की कार्रवाई होनी चाहिए। सर एक सवाल और इसमें बनता है कि जिस तरीके से स्त्री पक्ष की ओर से पुरुष पक्ष पे मुकदमे कराए जाते हैं, ऐसे कई मुकदमे पुरुष पक्ष की ओर से स्त्री पक्ष के ऊपर भी कराए जाते हैं कि हमारे घर का सामान ये चुरा कर ले गई है, इतना दहेज, इतना गहना जो है अपने साथ ले गई है। सर वो भी तो बड़ा मामला सामने आता है। नहीं, उस तरह के जो मामले आते हैं उसमें होता क्या है कि जब भी स्त्रियां जुडिशियल सेपरेशन की बात करती हैं, तो निश्चित तौर पर जब स्त्री की तरफ से सेपरेशन के मुकदमे दाखिल होते हैं, तो वो पूरी तरह से प्लान्ड होते हैं। और वो अपनी जो अपना जो धन होता है, स्त्री धन, और उसके बाद जो उनके पास रखा हुआ धन होता है, वह निश्चित तौर पर उठा करके ले जाती हैं, क्योंकि वो प्लान्ड मुकदमे दाखिल किए जाते हैं। उसकी पूरी तैयारी होती है, उसमें लड़की पक्ष की तरफ से लड़की पक्ष के लोग पूरा शामिल होते हैं उस प्रक्रिया में। कई बार तो विवाद की स्थितियों में, मैं आपको बताऊं, आपको जानकर आश्चर्य होगा, लड़कियों को 2 दिन, 3 दिन, 4 दिनों के लिए ससुराल भेजा जाता है। पति और पत्नी के बीच में यदि डिस्प्यूट हो जाए और लड़की मायके चली जाए, तो उसके बाद ससुराल भेजा जाता है, भेज करके स्त्री धन मंगवाया जाता है, और ये प्लांट कराए जाते हैं इस तरह के मुकदमे। तो जब इस तरह के मामले की जांच होगी, संवैधानिक कमेटियां बनाई जाएंगी, जिले स्तर पर डीएम से रिपोर्ट मांगेगा सुप्रीम कोर्ट और भारत की संसद, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे जितने भी मुकदमे दाखिल है पति और पत्नी के बीच में तलाक के, उनमें से 70% से ज्यादा मुकदमे आपको फर्जी पाए जाएंगे। सर, जो अतुल सुभाष के वकील हैं, उन्होंने एक बात का खुलासा किया जब उन्होंने मीडिया से बात की तो, कि अगर ये मेंटेनेंस अतुल सुभाष को ज़्यादा लग रहा था, तो वो हाई कोर्ट में अपील कर सकते थे। ये कारण नहीं हो सकता आत्महत्या का। ये बात उनके वकील ने कही है। जी बिल्कुल। देखिए, हाई कोर्ट के जो जाने का प्रोसेस है, एक्चुअली होता क्या है, जब स्त्री और पुरुष के बीच में कोई किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, तो उस जगह स्त्री को मुकदमा दाखिल करने का अधिकार होता है जहां पर स्त्री का मायका होता है। तो उसका लाभ स्त्री को मिलता है। जैसे जो इसका मायका अतुल सुभाष की पत्नी का मायका जौनपुर में था, तो उनको यहां आकर के मुकदमा दाखिल करना हुआ। और जब तक वो हाई कोर्ट नहीं जाते, तब तक उनको ये एलिमनी की रकम देनी पड़ रही थी। और समाज में हर व्यक्ति जो है, इतना अवेयर नहीं होता है कि उसको जा करके हाई कोर्ट मुकदमा दाखिल कर दे, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर दे। और यह बात आपको, मुझे लगता है कि वो उनकी जो पत्नी है, उनके अधिवक्ता द्वारा दाखिल की गई होगी। लेकिन जब एलिमनी एक बार अलाउ हो जाती है, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, हाई कोर्ट भी उसको एज ए कंटिन्यू स्वीकार कर लेती है, उस पर बहुत हस्तक्षेप नहीं करती है, लोअर कोर्ट को रिवर्ट कर देती है फाइल। तो जी निश्चित सर। तौर पर इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का विकल्प अतुल सुभाष के पास खुला हुआ था। और बहुत बार कानूनी जानकारी की प्रक्रियाओं के अभाव में भी वो लोग सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा पाते हैं। जी सर, आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, जिस तरीके से मामला अतुल सुभाष वाला हुआ, जिसमें तमाम चीज़ें सामने आई और आपने जो सारे पक्ष जो हैं, वो तथ्य हमारे सामने रखे। क्या इस पूरे मामले में और तमाम अन्य जो मामले इस समय देश में चल रहे हैं, क्या उन सब में देश की जो न्यायिक व्यवस्था है, उस पर सवाल उठ रहे हैं? क्या जो प्रशासनिक व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन है, उस पर सवाल उठ रहे हैं? और क्या इस देश में अब पुरुषों के लिए भी समान कानून की ज़रूरत है या नहीं? खासकर इस मामले देखिए में क्या क्या अदालत ज़िम्मेदार है उसकी आत्महत्या के लिए, अतुल सुभाष की आत्महत्या के लिए? देखिए, अगर मैं कहूं विथ ड्यू रिस्पेक्ट, भारत की संसद जिम्मेदार है इस आत्महत्या के लिए।
भारत की संसद इस आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है। बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अधिवक्ता होने के नाते कह रहा हूं। किसी भी एक आर्टिकल 14 के तहत भारत के सभी नागरिकों को समता का अधिकार प्राप्त है, और समता का अधिकार कहीं नहीं दिया गया। समान नागरिक संहिता की बात, समान पुरुष संहिता की बात, समान महिला संहिता की बात, समान पुरुष संहिता की बात होनी ही नहीं चाहिए। इस देश में जाति, धर्म, क्षेत्र और संप्रदाय के आधार और लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का विभाजन स्वीकार नहीं होना चाहिए। न पुरुष आयोग की जरूरत है, न महिला आयोग की जरूरत है। बस आर्टिकल 14 को, समता के नियम को, समता के संवैधानिक अधिकार को प्रॉपर तरीके से लागू करने के लिए इस तरह के सारे विभेदकारी सिस्टम को समाप्त कर देने की जरूरत है। आर्टिकल 14 में एक संशोधन कर देना चाहिए कि इस देश में जाति, क्षेत्र, धर्म, संप्रदाय व लिंग के आधार पर किसी को कोई भी प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। हर व्यक्ति इन द आई ऑफ लॉ, इन द आई ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक व्यक्ति है, एक नागरिक है। उसका जो भी ट्रायल होगा, उसके जो भी ग्रीवेंसेस सुने जाएंगे, वह सिर्फ भारतीय कानून और भारतीय संविधान के तहत सुने जाएंगे। तो आप ये देखेंगे किसी भी प्रकार के कानून, मैं किसी वाद की बात नहीं करता, मैं किसी विषय की बात नहीं करता, मैं किसी लिंग की बात नहीं करता, मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं करता। मैं एक बात करता हूं, आर्टिकल 14 के तहत यदि भारत के सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार दे दिया जाएगा और इन द आई ऑफ लॉ हर व्यक्ति कानून के समक्ष जिस दिन बराबर हो जाएगा, उस दिन किसी भी प्रकार की समस्याएं इस तरह से समाप्त हो जाएंगी। तो निश्चित जी, तौर पर बिल्कुल, किसी पुरुष आयोग की जरूरत नहीं है और किसी महिला आयोग की जरूरत नहीं है, किसी बाल आयोग की जरूरत नहीं है। जी, तो हमारे दर्शकों को इस पूरे मामले को लेकर जो उनके सवाल थे, वो सब क्लियर हो गए होंगे। हमारे साथ जो वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर त्रिपाठी जी मौजूद थे, उन्होंने इस पूरे मामले पर एक-एक पक्ष और एक-एक पहलू पर विस्तार से चर्चा की, विस्तार से हमको बताया। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी? और ऐसी अधिक और इस प्रकार की चर्चा देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।